A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badbani, your BSc teacher. Today we'll be solving the paper of Business Studies for Class 12 ISC. This is the specimen paper for 2025 examinations. तो सबसे पहले इसमें the maximum marks that is 80, the time allotted that is 3 hours, and then additional timing that is 15 minutes that you will get just for reading the paper. Then we'll move towards the instructions. The instruction says कि आपको additional 15 minutes या 15 मिनट मिलेंगे सिर्फ पेपर रीड करने के लिए. आप उस टाइम पर पेपर को सिर्फ पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते हो. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि इसमें अगर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें यू कैन रिकॉल द आंसर्स कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं पॉसिबली. यू कैन चूज ऑप्शंस. जब आपको लॉन्ग आंसर्स में ऑप्शंस मिलते हैं देन यू कैन डिसाइड कि वेदर यू कैन which question you should attempt और आप उसमें क्या लिख सकते हो. Okay, it has 6 printed pages. Then the question paper is divided into 3 sections and has 13 questions in all. सारे questions आपको करने हैं. Section A has 16 subparts. They are very short answer type questions, means MCQs and objective type questions are there. When you will attempt MCQs, that is in section A, you are only required to write one option. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि A oblique करके हम B लिख दें, ये नहीं करना है. Section B has 8 questions जिसमें 4 marks का है. Section C has 4 questions, they are of 8 marks. Okay, internal choices दिए हुए कुछ questions में 2 questions in section B and 1 question in section C. Otherwise पूरा पेपर जो है वो compulsory है. Then intended marks brackets में दिए. Now we will move towards section A, that is of 16 marks. So abhi in this part we'll only be studying the section A. Section B is also given. आंसर की भी इसी में ही अटैच्ड है. ये पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो. इसके जो फर्दर पार्ट्स है ये हम लोग बाद में करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ इसका सेक्शन ए पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू चेंजिंग वर्क डायनामिक्स and provide flexibility to its employees, ABC Consulting Private Limited decided to allocate a project to a group comprising employees in geographically dispersed settings. So क्या पूछा गया है इसमें कि एक कंपनी है ABC Consulting Private Limited, उसने सोचा कि ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे डिफरेंट वर्क डायनामिक्स चाहिए, पीपल का टैलेंट चाहिए, आई वांट फ्लेक्सिबिलिटी टू माय फॉर माय एम्प्लॉइज, तो उन्होंने जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पीपल थे, दूर दूर रहने वाले थे, भले वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट थे, एक्सपर्ट थे, टैलेंटेड थे, उन सबको मैंने जोड़ करके एक प्रोजेक्ट उनको दे दिया. तो ये कौन सा इमर्जिंग ट्रेंड हुआ that ABC Private Limited is using? So this is known as virtual teams. ओके, वर्चुअल टीम्स जब आपके जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत डिस्टेंट एरियाज में होते हैं and they are connected through information technology, IT, information and communication technology means video conferencing और इंटरनेट के थ्रू जैसे भी, तो उसको हम लोग वर्चुअल टीम्स कहते हैं. दैट इज यूज्ड हियर बाय ABC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड. ओके, इसकी जो आंसर कीज है वो नीचे इसी में ही दी हुई है. Then next is which characteristic of the human resource management deals with providing competent employees to an organization both now and in the future. तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया हुआ है. क्वेश्चन पूछता है HRM का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कंपनी को competent employees प्रोवाइड करता है अभी भी और फ्यूचर में भी. तो दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. Okay, then next is observe the relationship between the first 2 words and then fill the 4th words. तो क्या बोला गया है? सबसे पहला फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, दैट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है. देन सिलेक्शन, दैट इज अ नेगेटिव फंक्शन. पॉजिटिव क्यों है रिक्रूटमेंट? क्योंकि हम लोग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो आकर के इंटरव्यू दें या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठे. सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि एवरी स्टेज पर हम कई सारे एम्प्लॉयज को स्क्रीनिंग करके उनको वापस कर देते हैं. देन नेक्स्ट वन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है ओरल कम्युनिकेशन, यहाँ पर रिटन भी होता तो भी चलता. तो वैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अगर हम एक हिस्सा ले लें तो दैट विल बी विजुअल कम्युनिकेशन.
ओके, जिसमें ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारी चीजें आती है। जो इसमें दिया हुआ है मैं वो सिर्फ बता रही हूँ। यू कैन राइट अदर ऑप्शंस, लेकिन इसमें अदर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। लेट मी शो यू द आंसर की। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है नेगेटिव एंड विजुअल कम्युनिकेशन, तो दिस इज द ओनली काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज गिवन हियर। फिर इसमें बोला गया है द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एज पर मैस्लोज, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है एज पर मैस्लोज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी, नीड थ्योरी, जिसको हम ये, जिसमें 5 पार्ट से उसके पिरामिड्स बने थे। सेफ्टी नीड्स में कौन कौन सी काइंड ऑफ नीड्स आती हैं? जो मेरी सेकेंड नीड है, ठीक है। फर्स्ट वन वाज द बेसिक नीड, सॉरी, फर्स्ट वन वाज द फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर थी सेफ्टी नीड्स। तो पूछा गया है सेफ्टी नीड्स में मेरी कौन कौन सी नीड्स आती हैं। एक मेरी फिजिकल सेफ्टी आती है, एक आती है मेरी इकोनॉमिक सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का एग्जांपल जैसे हमने जब आपको समझाया था, तो आई गेव यू, मतलब एक चार्ट के थ्रू समझाया था। तो उसमें था एक क्वेश्चन था फियर ऑफ डेंजर, फियर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। और दूसरा आता है मेरा जॉब सिक्योरिटी। तो अगर जॉब सिक्योरिटी है तो ये किसका हिस्सा कंसिडर किया जाएगा? दैट विल बी इकोनॉमिक सेफ्टी, जो इसमें दिया हुआ है। देन पार्टनरशिप एक्ट limits the maximum number of partners in non-banking partnership firm to it is 50। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें तीन झाम नहीं है बताने के लिए। पार्टनरशिप में क्या बोला गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं इन नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म, तो दैट इज लिमिटेड टू 50, 50 मेंबर्स मैक्सिमम होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ डैश, कम्युनिकेशन में बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम कहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं? इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन विद द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग इट विल बी वेदर इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल। Then next is dash method of performance appraisal eliminates the subjective bias on the part of raters। तो इसका जो आंसर होगा that will be merit grading। मेरिट ग्रेडिंग आपसे क्या कहता है कि एक आपने ऐसे करके डायग्राम बना दिए, हम इसके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स बांट लेंगे और उसी में ही हमने 10% पुअर, 20% अबव बिलो एवरेज, 40% अबव, 40% एवरेज, ठीक है। फिर 20% अगेन बिलो एवरेज और 20% अगेन अबव एवरेज एंड 10% आउटस्टैंडिंग मैंने रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अप्रेजर होता है वो थोड़ा थोड़ा जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सब में बांट देता है, सबको एक ना एक स्केल में वो मेंशन कर देता है। तो दैट इज नोन एज मेरिट ग्रेडिंग, जिसमें रेटर्स को डिवाइड करना ही होता है सब्जेक्टिव बायस के अकॉर्डिंग। वो सबको एक ही 40% की कैटेगरी में ही नहीं डाल सकते। दैट इज नोन एज मेरिट ग्रेडिंग, जो सब्जेक्टिव बायस ऑन द पार्ट ऑफ रेटर्स हटा देता है। देन कम्स casual leave is a type of leave granted to an employee that can be availed in an unexpected situation or unforeseen event। सडनली जब आप कोई लीव लेते हो अचानक से, तो वो कैजुअल लीव कहलाती है। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की, अच्छा ये हो गया तो मैं लीव ले लूं आज, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्टेंस। जो एग्जाम्पल आपको बताना है कैजुअल लीव का, इसी के अकॉर्डिंग ही। तो सबसे पहले दिया हुआ है मिस्टर अग्रवाल avails 1 week leave to take care of his wife who is on the last stage of pregnancy। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं था, दिस वाज नोन टू हिम, ठीक है। तो उन्होंने पहले से वो चीज के लिए लीव ले करके रखी है। देन मिस खान takes 1 day leave to take her mother to the hospital as she slipped and injured herself। ये हो सकता है। देन पढ़ लेते हैं बाकी। मिस्टर डी मेलो takes 3 days leave for a knee replacement surgery। This was also pre-planned। सर्जरी सडनली एकदम नहीं हो जाती है ना, नी रिप्लेसमेंट था। देन मिस प्रजोत takes 4 days leave to visit her parents in the village। तो ये भी प्री प्लान है, ठीक है। सडन कुछ भी नहीं हुआ, सडन क्या हुआ, सिर्फ ये हुआ। तो दिस इज अनएक्सपेक्टेड, समथिंग दैट हैज हैपेंड ऑन द डे, अचानक से इमरजेंसी काइंड ऑफ।
तो उस टाइम पर द आंसर विल बी मिस खान टेक्स 1 day लीव टू टेक हर मदर टू द हॉस्पिटल क्योंकि suddenly she has slipped and injured herself. Then next one, that is the ninth one. Mr. Rathi, CEO of a firm, frequently travels for work related to business. For work related to business, however, he ensures that he is present in the office every Monday to monitor business operations. On his arrival, his personal assistant, Mr. Verma, has to submit a report on the working of the previous week. तो कौन सी रिपोर्ट है जो मिस्टर वर्मा सबमिट कर रहे हैं? क्या ये रूटीन रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है या फिर पब्लिक रिपोर्ट है? तो पब्लिक रिपोर्ट नहीं हो सकती है क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा जनता के लिए होती है, ठीक है. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट समथिंग दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट कंपनीज एक्ट द्वारा बनाई जाती है. स्पेशल रिपोर्ट किसी एक स्पेशल सिग्निफिकेंट इवेंट को बताने के लिए ये वाली रिपोर्ट यूज की जाती है. तो हमने कोई एक रिपोर्ट जो हम रेगुलर नेचर पर रिकरिंग नेचर की होती है, जैसे कि इसमें है हर हफ्ते वो बनाता है, has to submit a report on the working of the previous week क्योंकि वो हर हफ्ते आते हैं, every Monday वो आ जाते हैं ना ऑफिस. तो this will be the weekly report, that is routine report will be the answer. Then next one, staff dismissal involves permanent separation of an employee from the payroll. मतलब उसको कंपनी से, कंपनी के पे से सबसे अलग कर दिया जाता है. ये एक ड्रास्टिक स्टेप है, should therefore be resorted to with great care. तो ये बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए. तो ये क्यों या कब किया जाता है, स्टाफ को कब बाहर किया जाता है? जब एक एम्प्लॉय हैज रीच्ड द एज ऑफ सुपरएनुएशन. नो, when an employee fails to work according to the job requirements, when there is acute shortage of raw material to continue in the factory, when the employer relieves certain employees to reduce the cost of production. तो स्टाफ डिसमिसल, किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, तो वो सिर्फ तब होता है जब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मल्टीपल वार्निंग्स के बाद भी वो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है. अगर उनको एक्टिव रहना है तो वो सो रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उसके लिए staff dismissal is used. Okay, then next one, read the two statements given below and choose a correct option. सबसे पहला दिया हुआ है, in order to ensure effective learning, teacher must minimize the barriers to communication. Obviously कि अगर हमें effective learning चाहिए तो एक टीचर को हमेशा जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है उनको कम से कम रखना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर हो, चाहे वो किसी भी काइंड ऑफ बैरियर हो. देन कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट फीडबैक. ये भी बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी फीडबैक के बिना पूरा नहीं होता है. तो चीजें दोनों सही है, बट कम्युनिकेशन फीडबैक हमारा इससे कहां से जुड़ गया? ना सेकंड वाले में कुछ बैरियर रिलेटेड चीज दी गई है, तो क्या बोला गया? दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट ये स्टेटमेंट 1 जो है सेकंड वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आंसर विल बी D1. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बट statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Then comes the last question, last part of the section, that is 12th part, जिसमें बोला गया है कि true or false आपको बताना है. सबसे पहला, SEBI regulates the prices of securities in the listed market. तो ये एक false statement बताई गई है काउंसिल द्वारा, ठीक है. false statement हम इसको इसलिए बोलेंगे, let me show you where it is written. तो ये जो इसके आंसर्स हैं, this is false, false, false and true. Okay, तो according to this, यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है, SEBI regulates the prices of securities in the listed market. तो ये ऐसे हो सकता है that since this is false, false, false and true. Okay, क्योंकि ये बहुत confusing होता है. तो SEBI regulates the prices of securities listed in the market. तो it could be the explanation of it कि ये prices नहीं, वहां उस particular market के operations को regulate करता है. Second one, public deposit is a deposit made by the public in nationalized bank. Public deposit is the deposit that is made by the public in non-banking companies. Okay, फिर HRM is significant to
An enterprise, since it provides psychological satisfaction to people, it is an asset. It provides resources, or it provides human resources या फिर assets to the company and to the people also. तो ये उसका रीजन हो सकता है. साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का कोई तर्क नहीं बनता यहाँ. देन नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज वेंचर कैपिटल, वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टार्टअप्स है. बिल्कुल सही बात है कि वेंचर कैपिटल जो है दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्टार्टअप्स. अब इसके जो चैप्टर्स हैं दैट यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन बी, जिसका हम सिर्फ एक रिव्यू ले लेते हैं. देखो सेक्शन बी, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी, 3, 4 यू कैन सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सब आपको कंपलसरी दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 6, 7, देन एक डायग्राम दिया हुआ है दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस का. और उसके बाद लास्ट में नेक्स्ट वन इज अगेन क्वेश्चन नंबर 9. देन सेक्शन सी इज देयर दैट इज ऑफ 32 मार्क्स, जिसमें आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. छोटे छोटे भी कहीं पर फुल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और कहीं कहीं पर 2 मार्क्स का उसमें डिविजन किया हुआ है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर रिपोर्ट्स का दिया हुआ है. देन लेटर दिया हुआ है इसमें, where you have to apply. She has applied for a post in a firm. In response to the advertisement, design a letter to be sent by the firm. रिप्लाई आपको देना है कि इंटरव्यू का जो रिप्लाई होता है उसका लेटर द कंपनी हैज टू सेंड. देन अ पैसेज इज देयर दैट इज अ पार्ट ऑफ केस स्टडी. ठीक है, एंड उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है. तो दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम एंड इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं दैट विल आल्सो बी डन सून. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.